स्वागत है आप सभी का बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के इस ऑनलाइन बैच में। कल हम लोग हालांकि कल केवल रिवीजन कराए थे आपको मानसून का, क्योंकि कुछ परीक्षार्थियों का एक कहना था कि सर थोड़ा तेज चल रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा टेक्निकल भी था, इसलिए उसको मैंने कल रिवाइज करा दिया था। आज चलते हैं हम लोग उसके आगे पढ़ने। भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही जैसे सबसे पहले हमने आप लोगों को भारत की अवस्थिति और उसके महत्व को बताया था। भारत की अवस्थिति और उसके महत्व के पश्चात यानी भू राजनीति वगैरह जो भी है, कल भी इस पर चर्चा हम लोग किए थे। फिर भारत का स्थलाकृतिक प्रदेश और भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में एल नीनो ला नीनो रह गया था, ये मैं अभी रहने ही देता हूँ। कल एक जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग के बाद हम लोग कुछ और भी निर्णय लेंगे, तो वहाँ पे उसको कराएंगे। फिलहाल जितना आपको बताया गया उसको उतना ही समझिए। आज हम लोग भारत के मृदा और भारत के वनस्पति को पढ़ते हैं। भारत की मृदा, सॉइल ऑफ इंडिया, और भारत के वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, सॉइल ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले अवधारणा क्या होगा? अवधारणा मतलब मिट्टी या मृदा क्या होती है, इसके घटक अर्थात किन से मिलकर यह बनता है ना, इंग्रेडिएंट्स जो है इसके, इसके गुण का या जो भी इसके रंग का निर्धारण कैसे होता है, गुण एवं रंग का निर्धारण, जो प्रक्रियाएं हैं निर्माण की, निर्माण विशेष रूप से जो प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत ये भी जान लेंगे। वैसे यहां से प्रश्न आने का चांसेस है कि नहीं आएगा, क्योंकि विश्व के भौतिक भूगोल का पाठ हो जाता है। और फिर भारत में मृदा का वर्गीकरण, मूल रूप से टॉपिक यही है, भारत में मृदा का वर्गीकरण। या अभी हम लोग निर्माण प्रक्रिया को यहां से हटा ही देते हैं, सिंपली तो भारत की मृदा का जो वर्गीकरण का कार्य है वो ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा किया जाता है। ICAR ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है, तो उसी 8 भाग के मृदा का गुण, रंग या विशेषता आदि को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जानने अवधारणा क्या है, मृदा कहते किसको है। देखो, भूपृष्ठ का ऊपरी असंगठित, भूपृष्ठ का ऊपरी मतलब भूपृष्ठ पृथ्वी का ऊपरी है, और उस भूपृष्ठ का ऊपरी असंगठित मतलब होता है फ्रेगमेंटेड, चूर्ण के रूप में। असंगठित चट्टानी कण मृदा है, ऐसी को हम लोग कहते हैं मृदा कहते हैं। तो असंगठित चट्टानी कण, संगठित का मतलब जो कंसोलिडेटेड होगा, वो चट्टान के बड़े फॉर्म में होगा, उसको हम मिट्टी नहीं कहेंगे, मिट्टी कहेंगे। असंगठित मतलब जो टूटा फूटा हुआ हो, चूर्ण के रूप में हो। असंगठित चट्टानी कण मृदा है, इसमें मातृ चट्टान या चट्टान के अलावा चट्टान चूर्ण लिख देता हूं, ज्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। चट्टान चूर्ण के अलावा चट्टान चूर्ण के अलावा मतलब जो उसके
स्मॉल पार्टिकल्स हैं के अलावा जल, खनिज, विविध गैस, इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन ही होता है परंतु अन्य गैसेस भी होते हैं, विविध गैस, ह्यूमस तथा जीवजात। जीवजात जीवित होते हैं, जीवजात शामिल होते हैं। देखो वैसे बड़ा शॉर्ट में ही बात हुआ था सर से, तो उन्होंने कहा कि सर बच्चे का कहना था स्टूडेंट्स का वो लिख नहीं पा रहे हैं। वीडियोस आपको बार बार देखने की सुविधा दी गई है दृष्टि आइज के द्वारा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो और भी अच्छी बात है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं या उसको रिपीट करके लिख सकते हैं वीडियो को फिर से देख करके, क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों का ये क्लेम आता है कि सर आप बोलते हैं, धीरे भी बोलते हैं, बेहतर होगा उसको बोर्ड पे लिख दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कोप अप आप भी करिए, लिखा हुआ है तो कोई समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमस तथा जीवजात शामिल होते हैं। अब ह्यूमस किसको कहेंगे और जीवजात किसको कहेंगे, थोड़ा हमें यह भी जानना चाहिए। यहां पर सविन सिंह की एक पुस्तक है भौतिक भूगोल, उसमें एक सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र को मैं लिखता हूं, उसी को मैंने जस्ट लाइक तोड़ दिया है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल मिश्रण है मातृ चट्टान। मातृ चट्टान का मतलब होता है जिनसे वो बना है, जिनसे चूर्ण बना है, मातृ चट्टान प्लस, अब इसी मातृ चट्टान में विविध प्रकार के खनिज भी होंगे, तो खनिज को भी शामिल कर लिया गया, खनिज लवण प्लस H2O या सिंपली दे जल, जल प्लस विविध गैस, विविध गैस प्लस ह्यूमस प्लस जीवजात, यही मृदा है। लेकिन जब इन सभी का जलवायु के घटकों के साथ लगभग 200 वर्षों तक, जलवायु के घटकों के साथ लगभग 200 वर्षों तक जलवायु से अभिक्रिया होता है, तो एक स्वस्थ मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, प्रोफाइल बोलते हैं ऊपर से नीचे तक मिट्टी का लंबवत वितरण। तो ध्यान रखिए, तो इसी शब्द को या इन्हीं टर्म्स को मैंने तोड़ करके इसके अवधारणा में, परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब इसका जो कंपोनेंट होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है, अनुपातिक होता है, मतलब ज्यादा कम होने से मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। मृदा के घटक या मृदा के घटकों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है जो मृदा के गुणवत्ता, विशेषता या रंग के निर्धारण में
निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो घटक कौन कौन से हैं, जरा यह जान लेते हैं। मृदा के घटक, जो मातृचूर्ण होता है, जो मातृ चट्टानें होती हैं, इन्हीं से बनता है चूर्ण ना। ये लगभग 45% से 55% तक होते हैं। 45 से 55% तक होते हैं। इसके अलावा जो जल होता है, जल का प्रोपोर्शन होता है लगभग 15% से 35%। इसी प्रकार से, इसको मैं से लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, 15 से 35%। इसी प्रकार से वायु या विविध गैस होता है, विविध गैस, ये भी 15 से 35% ही होते हैं। और उसके बाद होता है ह्यूमस और जीवजात, ह्यूमस प्लस जीवजात। जीवजात के अंतर्गत आप रख सकते हैं मकड़ियों को, ये 6 से 12% होता है। मकड़ी हो गए, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया आदि, चींटियां हो गई, चींटियों को आपने देखा होगा मिट्टी में, केचुआ हो गया, ये सब जीवजात हो जाते हैं। और सबसे मिलकर के बनता है मृदा। ठीक है, यही मृदा के घटक हो गए। अब कई बार क्या होता है कि जल यदि बढ़ रहा है तो वायु की मात्रा में कमी होगी, ये नहीं घटेगा। जल यदि बढ़ रहा है तो वायु की मात्रा में कमी होगी, यानी विविध गैस घटेंगे। विविध गैस घट रहा है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, यदि आपने घर में गमला उमला रखा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि गमले में 2-3 दिन के बाद जब आप पानी देते हैं, तो जब गमला थोड़ा मिट्टी उसका ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, जब आप पानी देंगे तो पट पट का आवाज करेगा और देखेंगे मिट्टी से बुलबुले के साथ गैस बाहर निकलेगा। मतलब वाष्पीकरण के प्रक्रिया से जो गमले की मिट्टी का जल है वो वायुमंडल में चला जाता है वाष्पीकरण से। तो उसमें जल का स्थान कौन भरता है, जल के स्थान को भरता है वायु। लेकिन फिर जब आप जल डालते हैं तो वायु को रिप्लेस करके जल वहां चला जाता है। तो ये 15 से 35 जो है इसीलिए फ्लक्चुएट करता है। वैसे वायु यदि 35 हो गया तो मृदा बहुत शुष्क हो जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी, मरुस्थलीय प्रदेश ऐसी। लेकिन जो जल है वो 35 जाएगा तब भी हानिकारक होगा। जल को भी 25 के आसपास होना चाहिए, 30 से हानि शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं मलस्थाई मिट्टी। ऐसी मिट्टी में भी जीवाश्म नहीं होते तो वो मिट्टी एक अनुर्वर मिट्टी हो जाती है, इसे पीट मिट्टी। तो यही है मृदा के घटक। तो ऑब्वियसली भारत के मृदा में भी इस प्रकार के घटक होंगे, है ना। तो यहां पर जो मृदा हमने पढ़ा, घटक पढ़ा, अब रंग गुण का निर्धारण भारत के मृदा के वर्गीकरण से हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, लिखता हूं, भारत के मृदा का, भारत के मृदा का वर्गीकरण, और इसी में फिर हम सबकी विशेषता बता देंगे। ठीक है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मृदा को उसके उनके गुण, रंग एवं विशेषता के आधार पर आधार पर 8 भागों में वर्गीकृत किया है। 8 भागों में वर्गीकृत किया है। क्लियर हो रहा है? पहला है जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलुवियल सॉइल। दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है लवणीय मृदा, सैलाइन सॉइल। छठा है मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। सातवां है वनीय मृदा, वनीय को ही हम पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। फॉरेस्ट सॉइल और हिल सॉइल या माउंटेन सॉइल लिखी है। और आठवां है पीट जैविक मृदा। यही भारत की 8 मृदाएं हैं। इसको मैं लिखवाता हूं, आपका भी एक डिमांड था कि सर लिखवा दीजिए, तो बेटर है लिखवाता हूं। लिखिए, पहला जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण मध्यवर्ती मैदान तटवर्ती मैदान
ये हो गया मध्यवर्ती मैदान। और ये हो गया तटवर्ती मैदान। ये सब आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं। मध्यवर्ती मैदान एवं तटवर्ती मैदान में विस्तृत है। इनके अलावा सीमित रूप से प्रायद्वीपीय पठार के नदी बेसिन के आंतरिक भागों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 39% भाग पर वितरित है। 39% भाग पर वितरित है। 39। यह एक अक्षेत्रीय मृदा है। एजोनल अक्षेत्रीय मृदा है क्योंकि इस मृदा के कणों का अपरदन, इस मृदा के चट्टानी कणों का अपरदन पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में होता है। अपरदन पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में होता है, परंतु निक्षेपण डिपोजिशन हिमालय के दक्षिण में बने अग्रखंड में हुआ। या ये तो मध्यवर्ती मैदान का हो जाएगा, सिंपल लिखिए। अपरदन पर्वत या पठारों में हुआ, परंतु निक्षेपण किसी अन्य क्षेत्र में निर्मित गर्त या गड्ढे में हुआ। किसी अन्य क्षेत्र में निर्मित गर्त या गड्ढे में हुआ, अर्थात अपरदन एक क्षेत्र में तथा निक्षेपण किसी और दूसरे क्षेत्र में हुआ। इसीलिए इसे अक्षेत्रीय एजोनल मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन कम होता है। नाइट्रोजन केवल एक जो वनीय मिट्टी है ना, इसी में पर्याप्त है। बाकी भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन कम है। नाइट्रोजन कम होता है, परंतु चूना पत्थर, फास्फोरस तथा पोटेशियम औसत होता है। ह्यूमस सामान्य होता है। यह एक उर्वर मृदा है। इसका रंग स्लेटी या भूरे रंग का होता है। स्लेट की तरह या भूरे रंग का होता है। कई जगह ये हल्के भूरे या गहरे भूरे होते हैं। ये विश्व के लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या कपास, गन्ना, जूट,
कपास, गन्ना, जूट जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ उष्णकटिबंधीय फल या सब्जी भी उत्पादित होते हैं। अब देखिए, मैंने जलोढ़ मिट्टी में 4 जो भाग होता है, भामर, तराई, बांगर, खादर। तो जब भारत का मैं मैदान पढ़ा रहा था तो ये मैंने आपको बताया था कि मैदान बेसिकली क्या है, जलोढ़ है। मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ का मैदान है। तो जलोढ़ के मैदान को संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, भामर, तराई, बांगर, खादर। तो ये सूचना आप वहां से ले लेंगे, है ना। अब आगे लिखिए काली मृदा। काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। देखो, वो एक क्षेत्रीय थी, ये क्षेत्रीय है। काली मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। वस्तुतः भारत के जिन क्षेत्रों में बेसाल्टिक लावा पठार का निर्माण हुआ, उसी बेसाल्टिक लावा के विखंडन से काली मृदा का निर्माण हुआ। इसका सर्वाधिक विस्तार दक्कन के लावा पठार पर है, जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पठार पर है। इसके अलावा रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में। इसके अलावा तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में, मालवा के पठार मध्य प्रदेश में, काठियावाड़ के पठार गुजरात में, तथा झारखंड के छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग में राजमहल जहां बाबा धाम का मंदिर है, देवघर जहां कहा जाता है, झारखंड में ही तो है ना, उसी के आसपास राजमहल हिल के निकटवर्ती क्षेत्रों में सीमित रूप से काली मृदा का विकास हुआ है। इसमें नाइट्रोजन कम होता है, साथ ही चूना पत्थर भी औसत होता है। लोहांश तथा एल्यूमिना पर्याप्त होते हैं। लोहा इसमें ज्यादा होता है, लोहांश एवं एल्यूमिना पर्याप्त होता है। ह्यूमस भी औसत से कम ही होता है, परंतु
चुके इस मृदा के कण, चुके इस मृदा के कण सबसे महीन होते हैं, पाउडर की तरह बिल्कुल सबसे महीन होते हैं, इसलिए इनमें जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसलिए इनमें जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल ग्रहण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस पर कपास की कृषि सर्वाधिक किए जाने के कारण, इस पर कपास की कृषि सर्वाधिक किए जाने के कारण इसे कपासी मृदा, कॉटन सॉइल, कपासी मृदा भी कहते हैं। मराठी में इसी मृदा को रेगुर मृदा, मराठी में इसी मृदा को रेगुर 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 मृदा भी कहते हैं। अब लिखिए लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा आर्कियन तथा ग्रेनिटिक चट्टानों, आर्कियन तथा ग्रेनिटिक या धारावार चट्टानों, धारावार चट्टानों के क्षेत्र में, आर्कियन ग्रेनिटिक या धारावार चट्टानों के क्षेत्र में निर्मित हुए हैं, निर्मित हुए हैं। चूंकि चूंकि ग्रेनिटिक या धारावार चट्टानों का रंग, चूंकि ग्रेनिटिक या धारावार चट्टानों का रंग ग्रेनिटिक या धारावार चट्टानों का रंग लगभग लाल होता है, लगभग लाल होता है, इसीलिए इस मृदा का रंग भी लाल है, लाल है। वस्तुतः वस्तुतः जहां वर्षा की मात्रा तुलना में कम है, अर्थात 100 सेंटीमीटर या उससे कम, 100 सेंटीमीटर या उससे कम, तो वहां आयरन ऑक्साइड का निर्माण होने से, आयरन ऑक्साइड का निर्माण होने से ये केमिकल रिएक्शन में बनता है। ऑक्साइड है ऑक्सीडेशन से, मतलब वायु की क्रिया भी उसमें है, ऑक्सीजन का, वायु का नहीं। तो आयरन ऑक्साइड के निर्माण होने से मृदा का रंग लाल होता है, जबकि जहां वर्षा की मात्रा अधिक है, जबकि जहां मृदा की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, जहां जल की मात्रा अधिक है, अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में आयरन सल्फाइड, देखो सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड से कंसर्न है, अर्थात उसमें अम्ल का निर्माण होगा। एसिड क्या करता है, किसी भी चीज को हल्का कर देता है। आप कपड़े में भी यदि एसिड या ब्लीचिंग पाउडर को डालोगे तो क्या करेगा, वो कपड़े के रंग को हल्का कर देगा, है ना। तो आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है, वहां रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, वहां रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मृदा का रंग पीला हो जाता है, मृदा का रंग पीला हो जाता है। इस प्रकार ग्रेनिटिक संरचना वाले क्षेत्रों में, इस प्रकार ग्रेनिटिक संरचना वाले क्षेत्रों में लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा का निर्माण, लाल एवं पीली मृदा का निर्माण होता है।
लाल एवं पीली मृदा का निर्माण होता है। इसके रवे या कण थोड़े मोटे होते हैं। इसके रवे या कण थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए इसलिए इसमें जल ग्रहण की क्षमता इसलिए इसमें जल ग्रहण की क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसमें भी नाइट्रोजन कम होता है, परंतु चूना पत्थर औसत होता है। कई जगह यह औसत से अधिक भी है। फास्फोरस औसत होता है। यह भारत में प्रायद्वीपीय पठार, विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ भागों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में पाया जाता है, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है ना, वहीं पर इसका विस्तार पाया जाता है। बागानी फसल या मोटे अनाज के लिए मृदा प्रसिद्ध है। बागानी फसल, जो प्लांटेशन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, बागानी फसल या मोटे अनाज के लिए यह मृदा प्रसिद्ध है। मोटे अनाज के लिए यह मृदा प्रसिद्ध है। मोटे अनाज के लिए यह मृदा प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक विस्तार, या इतना इंफॉर्मेशन काफी है, जो एक दो तो पूछेगा नहीं। अब लिखिए लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा का निर्माण भी ग्रेनाइटिक चट्टानों के क्षेत्र में ही हुआ है। परंतु लीचिंग की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं निछालन, लीचिंग की प्रक्रिया तथा मौसम का वैकल्पिक होना मतलब दिन में तापमान अधिक और रात को तापमान कम, मौसम के वैकल्पिक होने से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। इसका सर्वाधिक विस्तार भारत के केरल राज्य में है। इसके अलावा सीमित रूप से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है। बागानी कृषि, विशेष रूप से रबर तथा मसाले की कृषि के लिए यह मृदा प्रसिद्ध है। केरल के कई क्षेत्रों में
इस मृदा पर चावल की कृषि भी की जाती है, चावल की कृषि भी की जाती है। अब लिखिए लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या लवणीय मृदा भारत के लवणीय मृदा भारत के जल जमाव के क्षेत्रों में, जल जमाव के क्षेत्रों में जहां तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कार्यरत हो, जहां तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कार्यरत हो, जहां तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कार्यरत हो, निर्मित हुए हैं। इन क्षेत्रों से प्रायः लवण या नमक का निर्माण भी होता है। इन क्षेत्रों से प्रायः लवण या नमक का निर्माण भी हुआ है। इसका सबसे विस्तृत क्षेत्र गुजरात का भुज क्षेत्र है। इसका सबसे विस्तृत क्षेत्र गुजरात का भुज क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान में सांभर झील के निकट, ये जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, सांभर झील के निकट, गुजरात के सांभर झील के निकट, इसके अलावा लूनक सागर, पंचभद्रा, ये सब झीलें ही हैं जहां पर कि लवण का इस प्रकार से निर्माण होता है। आदि में लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है, लवणीय मृदा का निर्माण हुआ है। इसका सीमित विकास आपने अगर पढ़ा हो पीटी के लिए, जो लद्दाख क्षेत्र में एक झील है पेंगोंग, इसी चर्चा हम जब भारत का लोकेशन पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, पेंगोंग, पेंगोंग लेक। यहीं पर जो भारत और चीन के बीच विवाद भी जारी हुआ था। तो पेंगोंग लेक विश्व का सबसे ऊंचा लवणीय झील है, क्योंकि यहां पर भी इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जल में उपलब्ध जो लवण है या लवणीय पदार्थ है वो वहीं रह जाता है। इसलिए पेंगोंग झील के आसपास भी उसके किनारे पर लवणीय पदार्थ इस प्रकार से एकत्रित मिलते हैं। तो इस मृदा को कहते हैं लवणीय मृदा। इसमें नाइट्रोजन, चूना पत्थर तथा फास्फोरस की पर्याप्त कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा चूना पत्थर की पर्याप्त कमी होती है। चूना पत्थर की पर्याप्त कमी होती है। इसीलिए इसमें उत्पादन क्षमता या उर्वरकता की भी कमी होती है। इसीलिए इसमें उत्पादन क्षमता या उर्वरकता की भी उत्पादन क्षमता या उर्वरकता की भी कमी होती है। अब लिखिए मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित हुआ है। मरुस्थलीय मृदा भारत के मरुस्थलीय मृदा भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में निर्मित हुआ है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा सीमित रूप से दक्षिणी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, सीमित रूप से दक्षिणी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा तथा लद्दाख के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तथा लद्दाख के
शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में है। उत्पादन की दृष्टि से इसमें जिप्सम मिलाकर, उत्पादन की दृष्टि से इसमें जिप्सम मिलाकर लवणता के प्रभाव को कम कर, लवणता के प्रभाव को कम कर उत्पादन योग्य बनाया जाता है, उत्पादन योग्य बनाया जाता है। अब लिखिए, वनीय या मरुस्थलीय पर्वतीय मृदा, वनीय या पर्वतीय मृदा, वनीय मृदा को ही पर्वतीय मृदा कहते हैं, वनीय मृदा को ही पर्वतीय मृदा कहते हैं। यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है या पाई जाती है। यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यद्यपि इस मृदा की गहराई अधिक नहीं होती, यद्यपि इस मृदा की गहराई, इस मृदा की गहराई अधिक नहीं होती, परंतु इसके बावजूद यह भारत की सबसे उर्वर मृदा है। इसके बावजूद यह भारत की सबसे उर्वर मृदा है, भारत की सबसे उर्वर मृदा है। भारत की सबसे उर्वर मृदा है। इसी मृदा में नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। भारत के केवल इसी मृदा में नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। इसके अलावा चूना पत्थर, फास्फोरस भी पर्याप्त होता है। चूना पत्थर तथा फास्फोरस भी पर्याप्त होता है। ह्यूमस भी पर्याप्त होता है, ह्यूमस भी पर्याप्त होता है। इसीलिए इसे भारत की सबसे उर्वर मृदा कहते हैं, उर्वर मृदा कहते हैं। यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के अलावा, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के अलावा सिक्किम भी ले सकते हैं, सिक्किम, हालांकि पूर्वोत्तर भारत में तो सिक्किम भी शामिल हो गया। पूर्वोत्तर भारत के अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी हिल, नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी हिल पर भी यह पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इस मृदा में उत्तम गुणवत्ता के चावल, गेहूं, फल, सब्जी, सेव देखो इसी पर्वतीय मिट्टी पे होता है। सेव के अलावा जो भी तुम्हारा आड़ू है या अखरोट है, ये सब का सब जो ड्राई फ्रूट्स में भी मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स जो भारत में उत्पादित होता है इसी मिट्टी पर होता है। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए टेम्परेट जो फ्रूट्स है, सेव हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया, इस प्रकार के जो भी पप्पू भूसे हो गए, तो इस प्रकार के जो भी, ये बब्बू भूसे जो भी बोलते हैं उसको, जो भी इस प्रकार का फल है ये इसी प्रकार की मिट्टी पर उत्पादित होता है। तो यही हो गया पर्वतीय मिट्टी। चावल में जो सबसे बढ़िया आजकल चावल कंसिडर किया जाता है, जैसे देहरादून का बासमती चावल, तो ये देहरादून जो है ना, दून का मतलब होता है नीचे की भूमि, दून, और टाण, टाण मतलब होता है ऊपर की भूमि। थोड़ा उठा हुआ भूमि टाण हो गया, ये बिहार में भी शब्द प्रचलित है, और नीचे की भूमि को कहते हैं दून। तो दून जैसे देहरादून, पाटली दून, चौखंबा दून, तो ये चौखंबा और दून दोनों शब्द जो मिला है ना, चौखंबा वहां का स्थानीय नाम है और दून का मतलब होता है नीचे वाली उर्वर भूमि, उसी को कहते हैं दून। आ रहा है समझ में? अब लिखिए पीठ जैविक मृदा, पीठ जैविक मृदा, पीठ जैविक मृदा भारत के डेल्टाई तथा भारत के डेल्टाई
हिमालय के तराई क्षेत्रों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां तुलनात्मक रूप से जल का प्रवाह या जल जमाव अधिक होता है, जहां तुलनात्मक रूप से जल का प्रवाह या जल जमाव अधिक होता है, साथ ही साथ सघन वनस्पति समुदाय के कारण, साथ ही साथ सघन वनस्पति समुदाय के कारण वनस्पति समुदाय के कारण सघन वनस्पति समुदाय के कारण इसमें ह्यूमस की मोटी परत होती है, ह्यूमस की मोटी परत होती है, अर्थात ह्यूमस आवश्यकता से अधिक होता है, अर्थात ह्यूमस आवश्यकता से अधिक होता है। अब ये आपको पता है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज खराब होता है ना, आवश्यकता से अधिक होता है। ह्यूमस के इसी मोटे परत के कारण, ह्यूमस के इसी मोटे परत के कारण, ह्यूमस के इसी मोटे परत के कारण मृदा के जीवजात, जो चींटियां हैं, मकड़ियां हैं, मृदा के जीवजात मृत हो जाते हैं, मृदा के जीवजात मृत हो जाते हैं, जिससे मृदा के पोषक तत्व भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, जिससे मृदा के पोषक तत्व भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए यद्यपि इस मृदा में ह्यूमस सर्वाधिक होता है, ह्यूमस सर्वाधिक होता है, इसके बावजूद यह एक अनुर्वर मृदा है, इसके बावजूद यह एक अनुर्वर मृदा है, इनफर्टाइल। इस मृदा का रंग गहरा हरा होता है, इस मृदा का रंग गहरा हरा होता है, गहरा हरा होता है, परंतु उत्पादकता में बहुत कम है। एरिया बता ही दिया मैंने आपको। ओवरऑल भारत के मृदा का यही वर्गीकरण है। इसमें से किसी दो को भी पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से बीपीएससी का पैटर्न है। हालांकि अभी तक बहुत ही बोल से प्रश्न आया ही नहीं है, इसलिए दिक्कत हो, मतलब उम्मीद कीजिए कि सबसे पहले आएगा भी तो स्थलाकृतिक प्रदेश पर आएगा, या जलवायु पर आएगा, और या आएगा वनस्पति पर, क्योंकि वनस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं जैव विविधता से जुड़ जाता है, और जैव विविधता एक व्यवहारिक पक्ष है जिसको जानना चाहिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से कोरिलेट करके। तो वनस्पति जो है इसकी तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही भारत की 8 मृदा है। आज ये क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मैंने कहा ही था कि थोड़ा अभी वायरल फीवर है तो कम देर की क्लास ले रहे हैं। प्रयास करेंगे कल से कि थोड़ा बढ़ाया जा सके। उम्मीद करेंगे परसों से, क्योंकि परसों से फिर सारे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, परसों से बिल्कुल आपका क्लास 2.5 घंटे का हो अप्रोप्रिएटली। वैसे 30 तारीख को चूंकि पीटी है, 30 सितंबर को बीपीएससी का, इसके लिए जो लोग पीटी देने वाले हैं, वैसे जो लोग क्या जो मेंस की क्लास करेंगे ओबियसली वो पीटी देंगे ही देंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है मेरी ओर से, टीम दृष्टि की ओर से। बेहतर प्रकार से प्रश्न के ऑप्शन को समझते हुए, चूंकि बीपीएससी एकमात्र ऐसा पीटी होता है जिसमें कि 4 के बजाय 5 ऑप्शंस होते हैं, अर्थात ऑल द एबव के साथ साथ उनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन होता है।
बाकी सारे पीसीएस या यूपीएससी में 4 ही ऑप्शन होते हैं, पीटी में थोड़ा तकनीकी और थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़े सूझबूझ के साथ आप ऑप्शन का चयन करके बेहतर प्रकार से पीटी दीजिए, पीटी देकर के पास होइए। पीटी बहुत टफ नहीं होता, मुख्य परीक्षा भी इनफैक्ट, जो कि सिलेबस बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का बहुत छोटा है, तो इसको तैयार करना बहुत शॉर्ट टाइम में भी, शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम में भी, मतलब अगर दिसंबर के अंतिम 29 दिसंबर को शायद बीपीएससी ने डेट लिस्ट जो दिया है, उसके अंतर्गत भी मुख्य परीक्षा को बढ़िया से ऑप्शनल के साथ तैयार किया जा सकता है। आवश्यकता केवल एक बेहतर रणनीति के निर्माण की है। आवश्यकता बेहतर रणनीति के निर्माण की है, तो आप मेंस की परीक्षा के लिए हम लोग बनवाएंगे उसके लिए। तो कल पीटी दीजिए बढ़िया से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो सॉरी अगेन कि आपकी क्लासेस जो 2.5 घंटे की होनी है वो कम कम देर की चल पा रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण मैंने बता ही दिया, वायरल फीवर है और बोलने पे स्ट्रेस के साथ साथ थोड़ा नाक से पानी आना। एनीवे, तो ऑल द बेस्ट, कल बढ़िया से पीटी दीजिए। और कल एक जूम पे आपसे शायद मीटिंग भी होनी है, उसको अटेंड करते हैं हम लोग। मैं भी जानता हूँ किस स्तर पे आपको समस्या आ रही है, होनी नहीं चाहिए, और यदि कोई है भी तो उसको दूर करके आपको बढ़िया से सिलेबस करा के तैयार किया जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।